माननीय अध्यक्ष जी, मैं वर्ष 2015-16 के लिए अपनी सरकार का पहला बजट इस सम्मानित सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं और लेखानुदान की अनुमति चाहता हूं ताकि अगले 3 महीने की अवधि तक या नियमित बजट सदन में पारित किए जाने तक सरकार अपना कार्य संचालन कर सके और अनिवार्य खर्चे पूरे किए जा सके। वार्षिक वित्तीय विवरण और अनुदानों की मांगें जो प्रस्तुत की जा रही हैं पूरे वर्ष के लिए हैं, जिन्हें वर्ष 2015-16 का नियमित बजट प्रस्तुत करने के समय संशोधित किया जाएगा। पूरे वर्ष के लिए नियमित बजट के स्थान पर लेखानुदान प्रस्तुत किया जा रहा है। अभी हमारे माननीय सदस्य जी पूछ रहे थे कि ऐसा क्यों हो रहा है। अध्यक्ष जी, इसका कारण यह है कि जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि हमारी सरकार राजधानी दिल्ली के राज्य की जनता के ऐतिहासिक जनादेश के साथ पिछले महीने चुनी गई है। हम चाहते हैं कि बजटीय प्रक्रियाओं को पूरी तरह नए सिरे से अध्ययन करें और ऐसी योजनाएं पहले साल से ही बना के चलें ताकि संसाधनों का अधिकतम इस्तेमाल सुनिश्चित किया जा सके। साथ ही हम यह भी चाहते हैं कि बजट तैयार करने की जो प्रक्रिया है उसमें आम जनता के साथ सलाह मशवरे को, आम जनता के साथ चर्चा को अधिक से अधिक स्थान मिल सके, इसके लिए हम इसमें थोड़ा सा समय चाहते हैं। अध्यक्ष जी, हमने देखा है, मैं एक पत्रकार के तौर में भी सारी बजटीय प्रक्रियाओं को देखता रहा हूं, एक नागरिक के रूप में भी, एक सजग नागरिक के रूप में इन सब का मैं वॉच करता रहा हूं, कैसे देश में बजट बनते हैं, केंद्र सरकार बजट बनाती है, राज्यों में बजट बनते हैं। तो एक मोटी सी समझ ये बनती है कि हमारी जो बजट तैयार करने की प्रोसेस है, जो प्रक्रियाएं हैं, वो ज्यादातर बंद कमरों में होती हैं। हम इस बजट बनाने की प्रक्रिया को बंद कमरों से बाहर निकालना चाहते हैं। अभी तक फाइलों को पढ़ के, फाइलों में कुछ डेटा इकट्ठा हुआ, डिपार्टमेंट्स ने डेटा इकट्ठा किया, 4 डिपार्टमेंट बैठे, आपस में तय किया भाई इसको इतना, इसको इतना, इसको कम, इसको ज्यादा, और इन फाइलों में के हिसाब से बजट तैयार हो जाता है। मैं सारी प्रक्रिया को दोष नहीं दे रहा, तो उसका मेजर पार्ट यही रहा है। अब एक बड़े मशहूर शायर हुए अदम गोंडवी साहब। अदम गोंडवी साहब ने फाइलों के बारे में बहुत लिखा है कि सरकारी फाइलों में क्या होता है। उन्होंने लिखा है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और ये दावा किताबी है। फाइलों का सच तो ये होता है। एक और बड़ी खूबसूरत लाइन अदम गोंडवी साहब ने लिखी है फाइलों के बारे में, और वो, हम तो आंदोलन के लोग हैं, आंदोलन में जंतर मंतर से लेकर सड़कों पे जिस वक्त लाठी खा रहे होते थे उस वक्त ये गा भी रहे होते थे कि जो उलझ कर रह गई है फाइलों के जाल में, गांव तक वो रोशनी पहुंचेगी कितने साल में। तो ये जो रोशनी है, ये जो जनता की मेहनत की कमाई से रोशनी, उम्मीद की रोशनी है, विकास की रोशनी है, वेलफेयर की रोशनी है, ये फाइलों के जाल में उलझती तो हमेशा से चली आई है। इसको फाइलों से निकालना है, बंद कमरों से निकालना है, इसलिए इसमें थोड़ा समय तो लगेगा। इसके लिए अभी लेखानुदान प्रस्तुत कर रहे हैं। तो अध्यक्ष जी, हमारी सरकार का संकल्प है कि इस रोशनी को फाइलों से निकाल के, आंकड़ों से निकाल के घरों तक लाना है, जिंदगियों तक लेके आना है। और इसका हमारी जो सरकार है, इसका एक तौर तरीका है काम करने का। हमारी राय में इसका एक ही तरीका है कि जितना अधिक से अधिक हो सके लोगों से बात करके बजट तैयार किया जाए। सिर्फ हम कुछ विधायक या कुछ मंत्री या कुछ अधिकारी कुछ आंकड़ों के आधार पर, उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर या परंपरागत आंकड़ों के आधार पर अगर बजट तैयार करेंगे तो वो फाइलों में गुलाबी दिखेगा, लेकिन उसका जो दावा है वो तो एकदम किताबी दिखेगा। अध्यक्ष जी, हमारी सरकार दिल्ली वासियों की वर्तमान और भावी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लोगों के साथ तमाम मुद्दों, तमाम समस्याओं और उनके समाधान पर चर्चा करके एक बजट तैयार करना चाहती है। और हम चाहते हैं कि समस्याओं के समाधान के लिए और दिल्ली के भविष्य की योजनाओं की तैयारी में सरकार जो भी काम करे उसमें यहां इस सदन से बाहर बैठे हुए लोगों की, जिनको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, जिनका हम प्रतिनिधित्व करते हैं, उनकी भागीदारी हो और उनकी निरंतर भागीदारी हो। जैसा कि मैं बार बार कहता हूं, इस सदन में भी मैंने पहले कहा है
कि 5 साल में एक बार अपना राजा चुनना और अगले 5 साल उसके सामने गिड़गिड़ाते रहना कि माई बाप सड़क बनवा दीजिए, माई बाप स्कूल में एडमिशन करा दीजिए, माई बाप बत्ती लगवा दीजिए, बत्ती खराब हो, ये सब लोकतंत्र के अधूरेपन के संकेत हैं। अगर हमें लोकतंत्र को पूर्ण बनाना है, लोकतंत्र को गहरे तक पहुंचाना है, तो जिनको हम प्रतिनिधित्व यहां कर रहे हैं, जिन्होंने हमें यहां चर्चा करने के लिए भेजा है, उनसे निरंतर संवाद होना बहुत जरूरी है। इसलिए उनसे चर्चा बजट में हम करेंगे, उनकी भागीदारी बढ़ाएंगे। हमने इस दिशा में शुरुआत करते हुए शासन में सुधार लाने, प्रशासन को सक्षम बनाने और दिल्ली के समग्र विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञों की और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक दिल्ली डायलॉग कमीशन भी बनाया है। यह कमीशन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बेहतरीन सुझावों, तौर तरीकों और नीतियों पर सरकार को सलाह देगा और सरकार उस सलाह के आधार पर अमल करेगी। सरकार द्वारा अपने 70 सूत्रीय एजेंडा के बारे में योजनाएं तैयार करने के लिए विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों के कार्यदल और समितियां गठित की जा रही हैं। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान वित्त वर्ष के लिए संशोधित बजट अनुमान पेश करने और अगले 3 महीने के लिए लेखानुदान पेश करने से पहले मैं सदन का ध्यान दिल्ली की आर्थिक स्थिति की ओर दिलाना चाहता हूं। दिल्ली के कुछ आर्थिक मुद्दे हैं, दिल्ली की आर्थिक स्थिति के कुछ बहुत महत्वपूर्ण पहलू हैं, उसकी ओर मैं दिलाना चाहता हूं आपका और आपके माध्यम से, सदन के माध्यम से इसका ध्यान। दिल्ली का जो जीएसपीडी है, यानी सकल राज्य घरेलू उत्पाद, अगर वर्तमान मूल्यों के आधार पर देखें तो चालू वित्त वर्ष में 4,51,154 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंचने का अनुमान है, जो गत वर्ष की तुलना में 15.35% अधिक होगा। अगर स्थिर मूल्यों के आधार पर बात करें तो दिल्ली की अर्थव्यवस्था की विकास दर 2014-15 में 8.2% रहने का अनुमान है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह विकास दर 7.4% आंकी गई है। राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में दिल्ली का योगदान अगर हम देखें तो 3.86% है, जबकि देश की कुल आबादी में हमारी हिस्सेदारी मात्र 1.4% है। तो ये एक दिल्ली के विशिष्ट परिस्थिति है। ये एक डेटा जो हमें बताता है कि दिल्ली किन विशेष परिस्थितियों में खड़ी है। जीएसडीपी के अग्रिम अनुमानों के अनुसार वर्ष 2014-15 में दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 2,40,849 रुपए हो जाने का अनुमान है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय से 2.7 गुना ज्यादा है। ये मैं चाहूंगा कि सदन इस बात का ध्यान दे कि 2014-15 में दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय बढ़कर 2,40,849 रुपए हो जाने का अनुमान है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय से 2.7 गुना अधिक है। संदर्भ के लिए मैं बताना चाहूंगा कि हमारे देश में राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति आय 88,533 रुपए है। दिल्ली की अर्थव्यवस्था की बात करें तो यहां सबसे ज्यादा योगदान सर्विस सेक्टर का है, जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 87.48% है। इसके बाद उद्योग और कृषि का योगदान है। सर्विस टैक्स, आयकर, कंपनी टैक्स, सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क में दिल्ली का योगदान देश के अन्य महानगरों की तुलना में अत्यंत महत्वपूर्ण रहता है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इसके बावजूद मैंने कहा कि दिल्ली के लोगों की इनकम ज्यादा है, दिल्ली के लोग मेहनत करके कमाते हैं, तरह तरह के टैक्सेस देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस में भी हमारा शेयर बाकी शहरों से बहुत ज्यादा है, काफी तुलना में ज्यादा है। इसके बावजूद केंद्रीय करों में दिल्ली की हिस्सेदारी 2001-2002 से मात्र 325 करोड़ रुपए पर स्थिर रखी गई है। यह एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। 14वें केंद्रीय वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 32% से बढ़ाकर 42% करने की सिफारिश की है। अभी हमारे माननीय सदस्य बात कर रहे थे वित्त आयोग की, मैं उनका ध्यान एक और वित्त आयोग की तरफ दिलाना चाहता हूं। और संयोग से ये वो वित्त आयोग है जिसके तहत, जिसकी सिफारिशों पर वो सरकार काम कर रही है जिस पार्टी से वो ताल्लुक रखते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वित्त आयोग की संस्कृतियों के संदर्भ में सोचते हुए वो इस बात को भी संज्ञान में रखेंगे। और मैं चाहूंगा आपके माध्यम से वीरेंद्र गुप्ता जी का इस पर विशेष ध्यान चाहूंगा कि 14वें केंद्रीय वित्त आयोग ने केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी 32% से बढ़ाकर 42% करने की सिफारिश की है। केंद्र शासित
प्रदेश होने के नाते दिल्ली को इस सिफारिश का लाभ नहीं मिल रहा, लेकिन दिल्ली में अपनी चुनी हुई विधानसभा है। दिल्ली महज एक केंद्र शासित शहर नहीं है, दिल्ली में अपनी एक चुनी हुई विधानसभा है। दिल्ली के लोग अपनी विधानसभा चुनते हैं। हालांकि अन्य राज्यों की तरह दिल्ली का एक कंसोलिडेटेड फंड है अलग से, और सरकार के सभी वित्तीय लेन देन हम स्वयं के इन्हीं संसाधनों से पूरा करते हैं। अगर 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के हिसाब से उसको दिल्ली पर लागू कर दिया जाए तो उसे सिफारिश अवधि, यानी कि जो वित्त आयोग की सिफारिश की अवधि है 2015 से 2020 के दौरान करीब 25,000 करोड़ रुपए दिल्ली के लोगों को मिलेंगे। और ये कौन सा पैसा है 25,000 करोड़ रुपए, जिसके बारे में मैंने अभी जिक्र किया कि दिल्ली के लोगों की वार्षिक आय ज्यादा है, दिल्ली की आबादी के हिसाब से, देश के बाकी हिस्सों की आबादी के हिसाब से हम दिल्ली वाले सबसे ज्यादा यहां से टैक्स देते हैं। यह बड़ी दिलचस्प बात है अध्यक्ष कि बीजेपी के तीन साथी हमारे यहां बैठे हैं और मैं उम्मीद करूंगा कि वो इसे ध्यान देंगे। हम दिल्ली वासी जमकर सर्विस टैक्स देते हैं, खूब सर्विस टैक्स देते हैं हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट को। हम दिल्ली के लोग जमकर इनकम टैक्स देते हैं। अगर आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो करीब 16% योगदान सेंट्रल गवर्नमेंट को जो टैक्स कलेक्शन हो रहा है सर्विस टैक्स के माध्यम से, तमाम टैक्सेस के माध्यम से, विशेषकर सर्विस टैक्स और इनकम टैक्स के माध्यम से, उसमें 16% योगदान हम दिल्ली वालों की ओर से केंद्र सरकार को जाता है। देश की राजधानी होने के नाते हम अपनी जिम्मेदारी को भी समझते हैं अध्यक्ष जी। हम देश के दिल में बैठे हैं, हम देश की राजधानी में बैठे हैं, और हम समझते हैं कि हमारी जिम्मेदारी है कि जब हम कमाएं तो हमसे जो टैक्स जाए उसका हिस्सा देश के उन हिस्सों की तरफ भी जाए जहां किसी भी कारण से गरीबी है, पिछड़ापन है। और बात गरीबी और पिछड़ेपन की भी नहीं है। आज हम दिल्ली में बैठ के हम कहें कि हम कमाते हैं, तो इसी देश के कोने में वो लोग भी बैठे हुए हैं जो अन्नदाता हैं, दिल्ली वालों को खाना खिलाते हैं। जहां देश के तमाम रिसोर्सेज हैं, छत्तीसगढ़ से लेकर झारखंड तक तमाम राज्यों में, जो किन्हीं परिस्थितियों से पुरानी सरकारों की नीतियों के कारण गरीब बने हुए हैं, अभी भी संसाधनों के बावजूद गरीब बने हुए हैं, उन तक टैक्स का पैसा जाए। यहां से दिल्ली से जो सेंट्रल टैक्स इकट्ठा होते हैं उसका पैसा जाए, ये हम जिम्मेदारी के रूप में मानते हैं। दिल्ली के लोगों की, हम दिल्ली वासियों की जिम्मेदारी है कि इस टैक्स में से वहां पैसा जाए, वहां का विकास में हमारा हिस्सा जाए। इसलिए हम सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्स कलेक्शन में 16% योगदान देने के बावजूद, 16% योगदान देने 16% योगदान देने के बावजूद हम चाहते हैं कि हमारे हक का 0.65%, 0.65% भी मिले तो हमें हर साल करीब 4,000 करोड़ रुपए मिलने लगेंगे। हम क्या मांग रहे हैं अध्यक्ष जी, किसकी बात कर रहे हैं? 100 रुपए में से हम सिर्फ 65 पैसे मांग रहे हैं। एक फॉर्मूला है उसके हिसाब से, उस फॉर्मूले के हिसाब से 100 रुपए में से अगर हमको 65 पैसे भी मिलने लगे तो हमको हर साल 4,000 करोड़ रुपए, अगर वित्त आयोग की सिफारिशों के पीरियड के हिसाब से देखें तो अगले 5 साल में हमें करीब 25,000 करोड़ रुपए दिल्ली के लिए, दिल्ली के विकास के लिए मिलना चाहते हैं। मैं जैसा मैंने कहा 0.65% की मांग कर रहे हैं। हम तो 1% भी नहीं मांग रहे, हम तो 0.25% भी नहीं मांग रहे। हम तो कह रहे हैं कि हमारे हक का 0.65% हमें दीजिए। ये वित्त आयोग की सिफारिश के हिसाब से हमें मिलना चाहिए। विजेंद्र गुप्ता जी के माध्यम से, क्योंकि उन्हें आयोग की काफी समझ है, जैसा मुझे समझ में आ रहा है। आयोग की रिपोर्ट्स में काफी दिलचस्पी है। दिल्ली के सदन के पटल पर रखी जाए, लेकिन जो पटल पर रखी गई रिपोर्ट है उनमें जो लिखा गया है, मुझे पूरी उम्मीद है कि वो अपनी पार्टी के माध्यम से इस बात को पहुंचाएंगे कि 1% भी दिल्ली नहीं मांग रही, 0.25% भी नहीं मांग रही, 0.65% मांग रहे हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस सदन के माध्यम से भी पहुंचेगी ये बात, और माननीय सदस्य के माध्यम से, उनकी पार्टी के माध्यम से भी दिल्ली की खातिर ये बात वहां पहुंचेगी। 14वें वित्त आयोग ने जो ये कैलकुलेशन की है, वो जनसंख्या, इनकम टैक्स आदि के आधार पर राज्यों के बारे में राय दी है। उसके हिसाब से दिल्ली को सेंट्रल टैक्स के कलेक्शन में से जो पैसा है वो हमें मिलना चाहिए। हम ऐसी उम्मीद करते हैं और आगे आने वाले समय में मिलेगा। पर जिस चीज की ओर मैं यहां उल्लेख करना चाहता हूं, क्योंकि दिल्ली की अर्थव्यवस्था पे मैं बात रख रहा हूं,
2001 से, वर्ष 2001 से इतना सब टैक्स देने के बावजूद दिल्ली को हर साल सिर्फ 325 करोड़ रुपए की स्थिर फ्रीज कर रखा है, फ्रोजन अमाउंट है। सिर्फ 325 करोड़ रुपए सेंट्रल टैक्स में से शेयर में मिलता है। इस बार केंद्र में नई सरकार बनी, दिल्ली में लोगों को उम्मीद थी, दिल्ली के लोगों ने वोट देते हुए दिल्ली की तरफ से 7 सांसद वहां भेजे हैं बीजेपी के। उम्मीद थी कि दिल्ली के लोगों को कुछ उसका लाभ मिलेगा, कुछ नीतियां बदलेंगी। लेकिन 2001 से जो नीति चली आ रही थी कि दिल्ली वालों के टैक्स में सिर्फ जो सेंट्रल टैक्स का शेयर है उसमें सिर्फ 325 करोड़ मिलेंगे, उसमें इस बार भी 325 करोड़ रुपए रह गए हम दिल्ली वाले उसमें 325 करोड़ रुपए रह गए। 15 साल से चला आ रहा है। 15 साल में दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, टेक्नोलॉजी कहां से कहां पहुंच गई, महंगाई कहां से कहां पहुंच गई, कॉस्ट ऑफ लिविंग दिल्ली जैसे शहर में कहां से कहां पहुंच गया। लेकिन 15 साल में हमें हर साल मिल रहे हैं सिर्फ 325 करोड़, बार बार 325 करोड़ रुपए इस साल के बजट में भी। अब देखिए, हरियाणा को इन्होंने बढ़ा के दोगुना कर दिया पिछले साल के मुकाबले, पंजाब को दोगुना कर दिया। दिल्ली का क्या अपराध था जी? दिल्ली को भी तो पैसा मिलना चाहिए था, दिल्ली वालों ने भी तो टैक्स दिया था इसमें। तो अध्यक्ष जी, मैं इस सदन के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि जो बांटना है तो हक के हिसाब से बांटो, जो बांटना है तो हक के हिसाब से बांटो। हमारी प्यास के हिस्से का पानी तो मत काटो, हमारी प्यास के हिस्से का पानी तो मत काटो। अध्यक्ष जी, हमारे पास अन्य राज्यों की तरह जमीन जैसे विशाल संसाधन नहीं है दिल्ली में। सरकार को अस्पताल, कॉलेज, तकनीकी संस्थान बनाना हो या फिर ग्रेड सब स्टेशन बनाने हो, बस टर्मिनल बनाना हो, डिपो बनाने हो, बुजुर्गों के लिए कोई आश्रम वगैरह बनाना हो, ऐसी तमाम बुनियादी सुविधाओं के लिए, विकास के लिए जितनी जरूरतें पड़ती हैं, वेलफेयर के लिए जितनी जरूरतें पड़ती हैं, हमको डीडीए से जमीन खरीदनी पड़ती है, बड़ी ऊंची कीमत देकर खरीदनी पड़ती है। दिल्ली के लोगों के हिस्से की जमीन दिल्ली सरकार एक्वायर करके डीडीए को देती है और डीडीए उस पर 20,000 फ्लैट बनाता है। और उस 20,000 फ्लैट्स में रहने वाले लोग जब कहते हैं कि हमारे बच्चे बड़े हो गए, स्कूल चाहिए, तो दिल्ली सरकार कहती है स्कूल बनाना है इनके लिए, आप जमीन दीजिए, तो डीडीए कहता है जी जमीन खरीद लीजिए। हम कहते हैं कि साहब बस स्टॉप बनाना है, जमीन दीजिए, कहते हैं बस स्टॉप खरीद लीजिए। उन्हीं लोगों के लिए जिनको 20,000 फ्लैट बना के दिए थे डीडीए ने। तो अध्यक्ष महोदय, ये बहुत गंभीर विषय है दिल्ली का, जिसकी तरफ इस सदन का भी ध्यान चाहूंगा। और मैं चाहता हूं कि सदन और यहां मीडिया उपस्थित है, मीडिया के माध्यम से देश के उन तमाम लोगों का जो दिल्ली की स्थिति पर नजर रखे हुए हैं, उनका ध्यान चाहता हूं। और इसका नतीजा क्या हो रहा है कि राज्य के जो हमारे वित्तीय संसाधन हैं, उनका एक बड़ा हिस्सा हमारा जमीन खरीदने पर खर्च होता है। जनता के टैक्स के जिस पैसे का उपयोग हम बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए कर सकते हैं, वेलफेयर के लिए कर सकते हैं, उस पैसे को हमें जमीन खरीदने पर खर्च करना पड़ रहा है। स्कूल के लिए जमीन खरीदने पर खर्च करना पड़ रहा है, हॉस्पिटल के लिए जमीन खरीदने पर पैसा खर्च करना पड़ रहा है। दिल्ली के लोगों के लिए हॉस्पिटल बनना है, सरकार को हॉस्पिटल किसी के लिए जमीन किसी ऐसी संस्था से खरीदनी पड़ती है जो प्रॉपर्टी डीलर की तरह से बात करती है। तो यह अत्यंत आवश्यक है कि बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए दिल्ली सरकार को निःशुल्क जमीन उपलब्ध कराने की परंपरा शुरू की जाए। और शहर के विकास के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास जितना संसाधन उन्होंने इकट्ठा किया है डेवलपमेंट कॉस्ट से फ्लैट बेच के, उसको दिल्ली के विकास के लिए दिल्ली सरकार के साथ उसको साझा किया जाए। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा तैयार की जाने वाली नगर योजना में राज्य सरकार की कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं है। शहर के व्यापक विकास के लिए एक महानगरीय योजना निकाय बनाने की जरूरत है। सब कुछ बटा हुआ है दिल्ली में, अब तो नगर निगम भी बट गए, नगर निगम में बटा हुआ है। डीडीए का अलग है, दिल्ली सरकार का अलग है, केंद्र सरकार की अलग एजेंसी एनडीएमसी का अलग है। इसलिए मैंने कहा कि शहर के व्यापक विकास के लिए एक महानगरीय योजना निकाय बनाने की आवश्यकता है, जो अनियोजित बस्तियों, अनऑथराइज कॉलोनीज और दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए और किसानों के लिए सामाजिक और भौतिक ढांचे के विकास संबंधी विशेष मुद्दों का समाधान करने के लिए इकट्ठा होकर काम करे। एक और चर्चा भी हमारे माननीय विधायक जी कर रहे थे कि दिल्ली में नगर निगमों के पास पैसा खत्म हो गया है। दिल्ली में नगर निगम के पास में इतना पैसा नहीं है
कि हजारों सफाई कर्मचारियों को सैलरी दी जा सके। दिल्ली में दिल्ली सरकार अपने टैक्स का 10.5%, 10.5% नगर निगम को देती है। 14वें वित्त आयोग की तरफ मैं फिर से ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 14वें वित्त आयोग की सिफारिश है, उसके आधार पर हमको यानी दिल्ली वासियों की चुनी हुई सरकार को 14वें वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर दिल्ली वासियों की चुनी हुई सरकार को केंद्र सरकार से 600 करोड़ रुपए इसलिए मिलने थे कि ताकि यह सरकार नगर निगम को दे सके। वो 600 करोड़ का कहीं जिक्र नहीं है अध्यक्ष महोदय बजट में। वो 600 करोड़ आज तक नहीं मिले, तो 600 करोड़ मिलने चाहिए। अगर वो 600 करोड़ मिलेंगे तो सिर्फ तनख्वाह के लिए नहीं, नगर निगम में और भी काम के लिए आएंगे। लेकिन केंद्र में बैठी हुई सरकार नगर निगम के हिस्से का पैसा नहीं दे रही है वहां से, यह बात भी ध्यान जानी चाहिए। अब हमसे कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार को पैसा दे दो। अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से इस सदन को सूचित करना चाहता हूं कि पिछले 1 साल में जो भी सरकारें रहीं, दिल्ली सरकार को, दिल्ली की जनता को इस फंड के मैनेजमेंट में 4,500 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। 4,500 करोड़। जब हम गए थे पिछली बार 49 दिन की सरकार छोड़ के, डाटा कहता है, रिकॉर्ड्स कहते हैं टैक्स के कि 1,000 करोड़ रुपए पिछले वर्षों की तुलना में अधिक टैक्स इकट्ठा हुआ था। और आज अप्रैल के बाद से आज तक उठा के देखिए, पिछले दिनों जब हम आए तो डेटा देखा तो 4,500 करोड़ रुपए घाटे में चल रही है व्यवस्था यहां की। तो जो व्यवस्था 4,500 करोड़ रुपए घाटे में चल रही है, उसको केंद्र की सरकार से पैसा दिलवाया जाना चाहिए। मैं माननीय सदस्य से अनुरोध करूंगा कि इसको भी, इस बात को भी पार्टी के माध्यम से भी वहां उठाएं, दिल्ली के लोगों के हित की चिंता को करते हुए। पैसा कम है, ये सारी बातें मैंने सिर्फ भूमिका के लिए इसलिए कही क्योंकि जब बात हुई कि मैं बजट को प्रस्तुत करूं तो सदन में बातें रखी, मुझे लगा कि इसका जवाब देना जरूरी है। मैं ये सारी बातें कहने के बावजूद कि दिल्ली सरकार 4,500 करोड़ रुपए घाटे में है, छोड़ के गए हैं लोग 4,500 करोड़ रुपए के घाटे में छोड़ा है इन लोगों ने, उसके बावजूद मैं कहना चाहता हूं कि हमको खुद पे भरोसा है, अपनी नीयत पे भरोसा है और हमारा पूरा कमिटमेंट है कि हम इस दिल्ली को इस घाटे से भी निकालेंगे और दिल्ली के लिए हमने जो कमिटमेंट किए हैं वो भी करके दिखाएंगे, वो भी पूरे करके दिखाएंगे। इसी कमिटमेंट के साथ अध्यक्ष महोदय, अब मैं आपके सामने चालू वित्त वर्ष 2014-15 के लिए संशोधित बजट अनुमान प्रस्तुत करता हूं। वर्ष 2014-15 के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का 36,766 करोड़ रुपए का नियमित बजट संसद ने 18 जुलाई 2014 को अनुमोदित किया था। याद रखिएगा तारीख। मैं चाहता हूं अध्यक्ष महोदय, सदन में माननीय सदस्य इस तारीख को ध्यान रखें, क्योंकि केंद्र में एक सरकार बनी थी, चुनाव हुआ था केंद्र में और सबको याद है 16 मई को रिजल्ट आया था। वो सरकार 10 दिन के अंदर शपथ ले ली थी, जून और उसके बाद जुलाई, और याद रखिए 18 जुलाई 2014 को केंद्र सरकार ने बजट पेश किया था। आज हम अगर वोट ऑन अकाउंट पेश कर रहे हैं और बजट अभी नहीं पेश कर रहे हैं तो ये तारीख भी संज्ञान में ली जाए कि जब केंद्र में एक नई सरकार बनी थी, पूर्ण बहुमत से सरकार बनी थी, उसने भी कितना समय लिया था और वो तो केंद्र की सरकार थी। यहां तो हमें बजट की प्रक्रियाओं में भी बहुत परिवर्तन, जैसे मैंने कहा, प्रस्ताव करना है। तो ये 36,766 करोड़ रुपए का नियमित बजट संसद ने 18 जुलाई 2014 को अनुमोदित किया था। इसमें 16,700 करोड़ रुपए योजना व्यय में, 1,000 करोड़ रुपए केंद्र प्रायोजित योजनाओं के लिए और 19,066 करोड़ रुपए गैर योजना व्यय के लिए शामिल थे। अध्यक्ष जी, 14 फरवरी को हमारी सरकार ने शपथ ली और उसके बाद हमारी सरकार ने दिल्ली के नागरिकों से किए गए वादों में से एक एक करके उस पर काम करना शुरू कर दिया। हमने वादा किया था 400 यूनिट बिजली, 400 यूनिट तक हर महीने की खपत करने वाले घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को बिजली सस्ती देंगे, फ्री देंगे, आधे दाम पे देंगे। हमने 1 मार्च 2015 से वर्तमान शुल्क में 50% सब्सिडी देने का वायदा पहले ही पूरा कर दिया है।
यह वादा पूरा कर चुकी है सरकार। इस सरकार के इस फैसले से करीब 36 लाख घरेलू उपभोक्ताओं को, दिल्ली के 36 लाख परिवारों को फायदा पहुंचेगा अध्यक्ष जी सरकार के इस फैसले से, जो घरेलू श्रेणी के अंतर्गत। और इसका परसेंटेज देखिए, ये जो 36 लाख परिवार हैं, ये दिल्ली के घरेलू उपभोक्ताओं के अंतर्गत कुल बिजली उपभोक्ताओं का 90% हैं। यानी कि दिल्ली की 90% जनता को सरकार की इस योजना से फायदा पहुंचने वाला है। हर एक महीने 400 यूनिट से अधिक बिजली इस्तेमाल करने वाले उपभोक्ता इस सब्सिडी के हकदार नहीं होंगे। इसके लिए चालू वित्तीय वर्ष में 70 करोड़ रुपए की आवश्यकता होगी, जिसके लिए गैर योजना बजट के अंतर्गत 2014-15 के संशोधित अनुमान में प्रावधान किया गया है। सरकार ने बिजली का वादा पूरा किया, इसके साथ सरकार का एक और वादा था, पानी का वादा। हमारा मानना है कि पानी सबको चाहिए, वो चाहे गरीब हो, अमीर हो, भिखारी हो, रंक हो या राजा हो, पीने का पानी तो अध्यक्ष महोदय सबको चाहिए। और हमारा मानना है कि दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है कि वो चाहे राजा हो या रंक हो, दिल्ली में रहने वाले हर व्यक्ति को पीने का पानी उपलब्ध करवाए, ये दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है और हम इस दिशा में काम कर रहे हैं। पानी महंगा ना हो, पानी आसानी से उपलब्ध हो। जो लोग पानी ज्यादा खर्च कर रहे हैं उनसे पानी का पैसा लिया जाए, पर एक प्राकृतिक सिद्धांत के अनुसार दिल्ली में पीने के पानी का पैसा गरीब से ना लिया जाए, गरीब व्यक्ति भी पीने का पानी उसको भी उपलब्ध हो सके। इसके लिए दिल्ली सरकार ने दिल्ली के उन घरेलू उपभोक्ताओं को जिनके पास मीटर कनेक्शन है, हर महीने 20,000 लीटर पानी निःशुल्क देने की योजना लागू करती है। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा कुल 18.09 लाख घरेलू उपभोक्ताओं यानी करीब 18 लाख परिवारों के लिए जो पानी के बिल भेजे जाते हैं, इनमें से 9.5 लाख उपभोक्ताओं यानी 50% से अधिक को इसका लाभ मिलेगा। सरकार की इस योजना का लाभ 50% से ज्यादा दिल्ली को मिलने वाला है। 90% बिजली से और 50% आबादी पानी की योजना से लाभान्वित होने वाली है। तो इसके लिए चालू वित्तीय वर्ष में जल सब्सिडी के लिए करीब 21 करोड़ रुपए की वित्तीय आवश्यकता है अध्यक्ष महोदय। इसका प्रावधान 2014-15 के संशोधित अनुमान में किया गया है। अध्यक्ष जी, इस वर्ष हमने देखा कि योजना बजट का करीब 61% ही फरवरी 2015 तक उपयोग किया गया। और दूसरी तरफ जैसा मैंने कहा, सरकार की नीतियां ऐसी रही, जो लोग सरकार चला रहे थे उनका ध्यान पता नहीं कहां रहा कि सरकार की राजस्व प्राप्तियों में भारी कमी आई, 4,500 करोड़ रुपए की गिरावट। तो उसके अनुरूप में 2014-15 के संशोधित अनुमान के अंतर्गत योजना आकार घटाकर 15,450 करोड़ रुपए और गैर योजना व्यय 18,440 करोड़ रुपए और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स केंद्र प्रायोजित कार्यक्रमों के लिए राशि 900 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव करता हूं। गैर योजना व्यय के अंतर्गत 4,751 करोड़ रुपए ब्याज और मूलधन राशि के रूप में भारत सरकार को अदा किए जाने। आप देखिए, इसके अतिरिक्त इसमें स्थानीय निकायों को हस्तांतरित की जाने वाली 2,380 करोड़ रुपए की कर राशि और स्टैंप और पंजीकरण शुल्क और मोटर वाहन करों में उनकी 1,291 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी शामिल है। 2,380 करोड़ रुपए एक और 1,291 करोड़ रुपए एक नगर निगम को दिए जाते रहे। दिल्ली परिवहन निगम को परिचालन घाटा पूरा करने और रियायती पासों के लिए दी जाने वाली 1,083 करोड़ रुपए की राशि भी इसमें शामिल है। और इसके साथ ही घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली और पानी सब्सिडी के लिए दी जाने वाली 351 करोड़ रुपए की राशि भी गैर योजना व्यय में इसमें शामिल की गई। तो वर्ष 2014-15 के संशोधित अनुमान में कुल बजट राशि अब 34,790 करोड़ रुपए प्रस्तावित की गई है। अध्यक्ष जी, इसके बाद मैं 2014-15 के लिए पूरक अनुदान मांगे प्रस्तुत करता हूं। वर्ष 2014-15 के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के प्रस्तावित संशोधित अनुमानों को पूरा करने के लिए 351.9816 करोड़ रुपए की प्रथम और अंतिम पूरक अनुदान मांगों की आवश्यकता है। तदनुरूप मैं वर्ष 2014-15 के लिए 351.9816 करोड़ रुपए की पूरक अनुदान मांगे सम्मानित सदन के समक्ष प्रस्तुत करता हूं। अध्यक्ष महोदय, अब मैं सदन के सामने वित्त वर्ष 2015-16 के लिए बजट के तहत प्रथम 3 महीनों के लिए लेखानुदान मांगे प्रस्तुत करता हूं।
वर्ष 2015-16 के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के कुल 37,750 करोड़ रुपए का बजट अनुमान प्रस्तावित है। इसमें 21,500 करोड़ रुपए गैर योजना व्यय, 15,350 करोड़ रुपए योजना व्यय और 900 करोड़ रुपए केंद्र प्रायोजित योजनाओं के शामिल हैं। कुल प्रस्तावित 37,750 करोड़ रुपए की वित्तीय व्यवस्था में मुख्य रूप से 32,641 करोड़ रुपए दिल्ली वासियों के स्वयं के कर राजस्व से, 1,327 करोड़ रुपए गैर कर राजस्व से, 681 करोड़ रुपए पूंजी प्राप्तियों से और 900 करोड़ रुपए लघु बचत ऋणों से जुटाए जाएंगे। इसके अतिरिक्त जैसा मैंने कहा कि 325 करोड़ रुपए की राशि भारत सरकार के केंद्रीय करों के हिस्सेदारी के रूप में हमें मिलेगी। 395 करोड़ रुपए सामान्य केंद्रीय सहायता और 900 करोड़ रुपए केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं आदि के रूप में मिलेंगे। गैर योजना व्यय के अंतर्गत मुख्य रूप से स्थानीय निकायों को हस्तांतरित की जाने वाली 2,850 करोड़ रुपए की कर राशि और स्टैंप और पंजीकरण शुल्क और मोटर वाहन करों में उनकी 1,394 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी शामिल है। दिल्ली परिवहन निगम को परिचालन घाटा पूरा करने और रियायती पासों के लिए दी जाने वाली 984 करोड़ रुपए की राशि इसमें शामिल है। भारत सरकार को अदा की जाने वाली 4,992 करोड़ रुपए की ब्याज और मूलधन की राशि इसमें शामिल है और वर्ष 2015-16 के दौरान घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली और पानी सब्सिडी के लिए 1,690 करोड़ रुपए की राशि भी गैर योजना व्यय में शामिल है। तो अध्यक्ष महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं वित्तीय वर्ष 2015-16 के लिए लेखानुदान और वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों को मंजूर करने की अपील करता हूं। इस अपील के साथ देखिए, ये जो बजट है, ये भाव कहीं ऐसा देता है कि ये तो सरकार का पैसा है और एक परंपरा सी चली आ रही है, जब बजट बनता है, जब अनुदान होते हैं, इनफैक्ट जब हम एमएलएज के रूप में भी जब वहां विधानसभा क्षेत्रों में काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा परंपराओं से विकसित हो गया है कि एमएलए अपने पास से ला रहे हैं लगता है। ऐसा लगता है कि सरकार का पैसा है, ऐसा लगता है कि विधानसभा का पैसा है। अध्यक्ष महोदय, ये प्रस्तुत करते हुए मैं सारे यहां सम्मानित सदस्य इस तथ्य से तो भली भांति अवगत हैं ही, पर मैं उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ये पैसा जिसकी हम बात कर रहे हैं वो हमारा और आपका पैसा नहीं है। इसके इकट्ठा करने में भले ही हमारे सरकार के कुछ अधिकारी लगे हों, भले ही इसके लिए सरकार की एक मशीनरी लगी हो, लेकिन इसको पाई पाई तिल तिल जोड़ के इकट्ठा करने में दिल्ली के एक एक आदमी का हाथ है, एक एक रिक्शे वाले का हाथ है, एक एक व्यापारी का हाथ है। ये उसका पैसा है। एक एक कर्मचारी का हाथ है जो टैक्स देता है। एक एक व्यक्ति जो बाजार से भले ही नमक खरीदने जाता है, वो माचिस खरीदने जाता है, वो भी टैक्स देता है। ये उसका पैसा है। तो हम सब लोग, वो चाहे सरकार में हो, सदन में बैठे हुए लोग हों, सरकारी मशीनरी के हिस्से के रूप में अधिकारीगण हों, हम इसको अपना पैसा मान के ना करें, अपना इस पैसे के मालिक बन के ना करें, बल्कि इस पैसे के व्यवस्थापक बन के काम करें और इस पैसे को जहां जाना है, जिसके लिए जाना है, क्योंकि कई बार जब हम बात करते हैं कि उसके लिए फायदा पहुंचेगा, 90% दिल्ली की जनता को फायदा पहुंचता है तो मजाक उड़ाया जाता है कि ये तो सब्सिडी राज है। बिजली महंगी हो रही है, जिस कारण से भी हो रही है, भ्रष्टाचार है, उसकी जांच होगी, लेकिन इसको इस रूप में देखें। इसलिए मैं एक आखिरी बात अपनी कह के अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहता हूं कि अगर है तो सबके लिए हो। मैं दिल्ली वासियों की तरफ से कहना चाहता हूं कि अगर है तो सबके लिए हो, ये जिद हमारी है और इसी बात पर अब हमारी जंग जारी है। तो ये जंग है और मैं इसको पूरे व्यवस्था को, जो हम व्यवस्था बनाने में लगे हैं, मेरे लिए ये अभी भी एक आंदोलन ही है। जब तक दिल्ली के हर एक आदमी के घर में पीने का पानी ना पहुंच जाए, जब तक दिल्ली के हर एक आदमी के घर में सस्ती बिजली ना पहुंच जाए, दिल्ली के हर एक बच्चे के लिए अच्छी शिक्षा की व्यवस्था ना हो जाए, दिल्ली का हर नौजवान इस भरोसे पे ना खड़ा हो जाए कि मेरे बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था सरकार अच्छे से करती है और मेरे बजट में करती है, मेरी सैलरी में मैं दिल्ली में अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सकता हूं, अपने परिवार के लोगों को मैं अपनी सैलरी में, अपनी कमाई में
अच्छा इलाज दिला सकता हूं। जब तक ये व्यवस्था ना हो जाए, इस व्यवस्था में खामियां रहेंगी, हम निरंतर इसको ठीक करने की कोशिश करते रहेंगे, अपना पूरा तन मन धन इसमें अर्पित करके इसको ठीक करने की कोशिश करते रहेंगे। इस शब्दों के साथ मैं इन लेखानुदान और वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों को मंजूर करने की इस सदन से अपील करता हूं।